हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपरनोवा स्टडी पॉइंट। तो आज से हम अपनी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की, जिसमें हमने एक सीरीज लाई है 14 क्वेश्चन ए डे सीरीज। इसका मतलब क्या है कि 10th क्लास का जो मैथ्स है उसमें 14 चैप्टर है। तो हम डेली का अपना हर चैप्टर से एक क्वेश्चन इसमें डाल देंगे वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर हम लगातार 40 डे भी वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो हमारे हर चैप्टर से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, जिसमें से ज़्यादातर चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने एग्जाम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि हम सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के क्वेश्चन डाल लेंगे, जिससे हमारे दोनों बेसिक क्लियर हो जाए और एक स्टैंडर्ड लेवल तक हम जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ये यहाँ पे लिख भी रखा है स्क्रीन पे, और मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर बोलता भी जाऊं साथ में, कि क्वेश्चन को पढ़ूं मैं, जिससे आपको अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो दिख जाए। द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है क्या क्या, के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, और सेकेंड इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ये दो इक्वेशन है, हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है, उनको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, कब होते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये सिचुएशन है तो मैनी सॉल्यूशन हमारे होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा a1 हो जाएगा, ये a2 b1 b2 c1 c2। तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास k है, a2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पे b1 की वैल्यू, इसका जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं अगर तो वो 1 है, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे b2 2 है, और यहाँ पे 2 है, और ये 3 है। तो कोई भी दो पेयर उठा सकते हो, फर्स्ट वाले दो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2k, और ये इज इक्वल टू में आ जाएगा 6। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या क्वेश्चन था, दो इक्वेशन गिवन थी और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है जब तीनों हमारे इक्वल, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ये a1 b1 a2 b2 और c2 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा समझा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है p माइनस 1 p प्लस 1 और 2p प्लस 3। p माइनस 1 p प्लस 1 2p प्लस 3 आर इन एपी। ये एपी की टर्म है, ये एपी की टर्म है। फाइंड पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लगातार तीन टर्म है एपी की, और हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लगातार तीन टर्म दे देगा, उसमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग होगी और वो हमारे को निकालनी होगी। तो इसमें हम करते क्या है, अगर कंजिटिव लगातार टर्म गिवन है तो क्या होता है उसमें, कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड, जैसे ये हमारी a1 होती है, ये a2, ये a3, तो क्या रिलेशन होता है इसमें, a1 प्लस a3 बाई में 2 इज इक्वल टू होता है a2। अगर हम a1 प्लस a3 को ऐड करके उसमें को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी a2 टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a2 टर्म। तो देखो क्या करना है, तो a1 की वैल्यू है p माइनस 1, ठीक है, a3 की वैल्यू है 2p प्लस 3, और बाई में करना है 2 इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी टर्म a2 टर्म हमारी p प्लस 1। अब इसको सोल्व कर देंगे और p की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। देखो यहाँ पे p प्लस 2p, ये आ जाएगा 3p, ठीक है। 3 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 2, बाई में है 2 इज इक्वल टू p प्लस 1। यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाली टर्म तो ऐसी कैसी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा
2p प्लस 2, दोनों से मल्टीप्लाई होती है जब भी करनी होती है। अब क्या करना, p वाली टर्म एक साइड लिख लेंगे और बिना p वाली टर्म एक साइड, तो इस p को इधर लिया और इसको उधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा 3p माइनस का 2p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया p, यहाँ पे बच गया 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ से p की जो वैल्यू आई हमारी वो आई है 0, p की वैल्यू आई है 0। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करना होता है कि p की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जैसे p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0 माइनस 1, तो ये वाली टर्म हमारी आ गई -1, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, और यहाँ पे p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3। अब देख सकते हो ये तीनों टर्म AP में है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का, तो ये दोनों AP में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें ये वाली बात समझने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग बाय पॉइंट्स। ये पॉइंट है, ए पॉइंट है 3,6 और बी पॉइंट है हमारा -12, ठीक है। ये ज्वाइन करके एक लाइन बना रही है ए और बी। तो एक्स एक्सिस है ना, अगर एक्स एक्सिस कोई लाइन है उस पे कोई भी एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे क्या खास बात होता है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स 0, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ये लिख रखा है एक्स एक्सिस। अगर ये बोलता वाई एक्सिस से, तो जब हम पॉइंट लेते 0,y, ये वाई एक्सिस पे लेते, तो ये हमारा पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें निकालना है रेशो। तो अभी यहाँ पे मैं M1 M2, अलग अलग टीचर्स के अपने अपने पैमाने हैं, कुछ M1 M2 लेते हैं, कुछ M और N लेते हैं, कुछ K,1 भी ले लेते हैं, K रेशो 1 भी ले लेते हैं, तो किसी से भी ले सकते हो आप, सेम आंसर आना है, ठीक। अभी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है M1 X2 M2 X1 बाई में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू X, ठीक है। लिख देता हूं मैं M1 X2 प्लस M2 X1 बाई में M1 प्लस M2, ये X की वैल्यू देगा। दूसरा Y के लिए M1 Y2 M2 Y1 बाई में M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा देगा Y की वैल्यू। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा चैप्टर 7। तो हम ये देखना है हमारे पास वैल्यू है किसकी, हमारे पास वैल्यू है y की। किसकी वैल्यू है? y की। ये x होता है, ये y होता है, ये x है, ये y। तो x की तो वैल्यू है नहीं, y की वैल्यू है, तो y वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सारी टर्म पुट कर देंगे, ठीक है। तो y वाला फॉर्मूला क्या है? m1, अच्छा m1 m2 तो ये हो गए, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ठीक है। तो इनको पुट कर देंगे, तो m1 की जगह m1 है, क्योंकि m1 m2 तो निकालने हैं। y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 निकालना है, y1 की वैल्यू 6, बाई में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इज इक्वल टू में y की वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी सारा 0, यह आ गया -3m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। तो अभी हमारे को करना है क्या? m1 बाई m2 निकालना है रेशो, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाएंगे पहले, -3m1 इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 6m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। हमारे को निकालना है m1 बाई m2, तो ये आ जाएगा 6 बाई में 3, ये 3 डिवाइड में चला गया 6 ही, तो कट कर देंगे, 3 1 3 3 2 6, तो 2:1 आ गया, 2:1 रेशो आ गया, 2:1 रेशो ही निकालना था। इन व्हाट रेशो, रेशो हमारे को निकालना था, ठीक है। तो रेशो आ गया 2:1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर y एक्सिस से बोल देता तो ये लेते रेशो, फिर x वाला फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है। y एक्सिस से कई बार इसी क्वेश्चन में आगे ऐड कर देता है कि वो पॉइंट भी बताओ, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई,
इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू बाद में निकल आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है, टेंजेंट वाले से। ऐसे एक सर्कल गिवन है, ये सेंटर है ओ और यहाँ पे कोड है ए बी और ये ओ पॉइंट है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो हमारे को ये वाला एंगल निकालना है एक्स और ये वाला गिवन है 90, ठीक है। तो हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है हमने कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। मतलब जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ओ भी क्या है, रेडियस है यहाँ पे, और ये वाली पी क्यू क्या है, टेंजेंट। तो ओ भी परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। तो ये वाला जो एंगल बनेगा कंप्लीट एंगल, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, एंगल ओ बी क्यू 90, ठीक है। अब अगर इसमें से हमारे को ये वाला एंगल मिल जाए, इस 90 में से अगर ये वाला एंगल घटा माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा हमारे पास। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी आप ट्रायंगल ये देखो, ट्रायंगल हमारे पास ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। तो इसमें क्या है, ये वाला तो एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ठीक है, दोनों रेडियस है। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, ये बन गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बन गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, और जो दो साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब इसके अपोजिट ये, मान लो ये एंगल y है और ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90। तो 90 प्लस में ये वाला एंगल y प्लस ये एंगल y, तो इज इक्वल टू 180। ये y, ये y, यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे 180 आ गया। y और y 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का 90 इज इक्वल टू 90। तो 2y इज इक्वल टू 90, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 90 बाई 2 45। यही एंगल तो चाहिए था हमारे को, ये y वाला तो चाहिए था, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, 90 है। इन दोनों का सम, ये टोटल एंगल कितना है, 90 है। तो x प्लस वाई कितना था, 90, क्योंकि रेडियस है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 45 इज इक्वल टू 90, यहाँ से x निकल आएगा। तो x की वैल्यू होगी 90 माइनस का 45 इज इक्वल टू आ गया 45। तो जो हमारा x एंगल है ए बी क्यू, ये हमारा आ गया 45। कैसे किया, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो ट्रायंगल है आइसोस्केलेस है, इसलिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। इन तीनों एंगल का सम होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, हो गया। यहाँ से y निकाल लेंगे, y निकाला 45 और x प्लस वाई दोनों का सम था 90, इसमें से y को माइनस करके 45 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। अभी अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पे गिवन है 2 tan a इज इक्वल टू 3, ठीक है। और निकालना हमारे को 4 sin a माइनस 3 cos a प्लस है, बाई में आएगा 4 sin a माइनस 3 cos a, ये वाली टर्म निकालनी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई में 2। अब tan में होता है क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है।
तो पहले वाला होता है साइन पी बाई एच, दूसरे वाला होता है कोस बी बाई एच, तीसरे वाला होता है टेन पी बाई बी। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो टेन वाला है थर्ड वाला पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। तो ये अगर हमारा ट्रायंगल है तो उसमें पी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, ये पी ये बी एच निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और रूट। तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और रूट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 13। रूट 13 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ऐसे कैसा लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा आ गया एच। अब यहाँ पे हमारे को निकालना साइन और कोस। तो साइन थीटा हमारा साइन ये हो जाएगा, पहले वाला होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है रूट 13 सॉरी। फिर कोस निकाल लेंगे, कोस ये हमारा हो जाएगा बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 बाई रूट 13। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, अब इसमें पुट कर देंगे। तो देखो पहले क्या 4 साइन ए 3 बाई रूट 13 प्लस 3 कोस ए 3 बाई रूट 13, ये हो गया, बाई में आ जाएगा 4 साइन ए दोबारा माइनस 3 कोस ए दोबारा। तो इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 बाई रूट 13 प्लस 3 3 जा 9 बाई रूट 13 बाई में 4 3 जा 12 बाई में रूट 13, 3 3 जा 9 बाई में रूट 13। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा रूट 13, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 9 21 बाई में आ जाएगा रूट 13 एलसीएम 12 माइनस 9 3, तो यहाँ पे रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 बाई में 3, इसको अगर कट करेंगे तो आएगा 7। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपको समझने के लिए ना, जो ये सीरीज है ये समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक भी नहीं आता तो फिर आपको ये क्वेश्चन शायद ना भी समझ में आए, अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो आ जाएंगे। तो 10 गिवन था हमारे पास, ये 2 डिवाइड लेंगे, p बाई बी था और h निकाल लिया हमने, साइन कोस की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दिया और उसको सोल्व कर दिया। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट 5 पे आगे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करो क्या है तब तक। तो क्वेश्चन हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन है। और इसके जो जीरोज हैं वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसके जीरोज निकाल लो, पहले इसको जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है, और उससे फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। या फिर एक डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पे इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम होगा नीचे नीचे मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस में अल्फा। तो यहाँ से आता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और बाई में अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं दो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो जो फाइनल चीज बचती है वो बचती है बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, ये आंसर बचता है। तो ए बी सी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनके कोफिशिएंट लेने बेसिकली, ए का कोफिशिएंट क्या 1, बी 1, सी -1,
तो मैंने लेना बी, तो बी है 1 तो -1, बाई में सी क्या है -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/1 1 ही आंसर आ गया। तो ये इसको करने का तरीका था। क्या तरीका था? ये निकालना था हमारे को, नीचे हमने एलसीएम ले दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बीटा प्लस अल्फा आ गया, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो a से a कैंसिल, -b/a आंसर। तो -b, b की वैल्यू 1 थी तो -1 की वजह से -1, c की वैल्यू -1 थी ऑलरेडी, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आंसर आ गया। ये आपको होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 इज 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया को हम बोलते हैं सीएससी। क्या बोलते हैं? सीएससी। तो सीएससी दे रखा सिलेंडर का, हाइट भी दे रखी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 5, ठीक है। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है, आर निकालनी है, ठीक है। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ये सिलेंडर है, इसका सर कर्व सरफेस एरिया साइड साइड का एरिया, तो ये दे रखा है। तो कर्व सरफेस एरिया सी से होता है 2πRh, 2πRh, और इसने गिवन है कितना 94.2, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से आर निकला है 2 पाई, इसने गिवन क्या रखा है 3.14 लेना है, तो 3.14 जब लेंगे तो इसके बाई में आ जाएगा 100, पॉइंट हटाने के लिए। आर हमें निकालना है, एच की वैल्यू 5 इक्वल टू है 99.24, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में आएगा 10, ठीक है। तो मैं आर निकालना, तो आर को यहीं लिख लेंगे और बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड, बाई में 10, जो नीचे वाली टर्म है वो तो ऊपर चली जाएगी और ये जो ऊपर वाली टर्म है सारी नीचे आ जाएंगी, 2 3 1 4 और 5। तो सोल्व करें इसके, 10 से 10 कैंसिल, इसको 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 7 पे और 1 4 7 1, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट करेंगे तो 1 5 7, इससे डिवाइड होता है या नहीं देखेंगे, 3 पे चेक करते हैं, 157 इंटू में 3, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, यस 3 पे कट रहा है 3, तो सब कट के हमारे पास 3 बच गया, तो आर आ गई हमारी 3। ऐसे क्वेश्चन में कई बार आगे दे देता है कि डायमीटर बताओ या फिर वॉल्यूम पूछ लेगा, तो आर आने के बाद हमारे पास जो भी पूछा जाए उसका फॉर्मूला लगा देंगे और वो चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। सीएसए गिवन था, उसका फॉर्मूला लिखा और इक्वल रख के सोल्व कर दिया, बस इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीन ऑफ न्यू डाटा। अगर हम ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ा देंगे, अगर हम ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ा दें या कुछ भी बढ़ाते हैं, तो उसमें मीन और मीडियन, क्या मीन और मीडियन, मीन और मीडियन जितना बढ़ाते हैं उतना ही आगे बढ़ जाता है। कैसे? जैसे अगर मान लो मेरे पास एक डाटा है 2 3 5 7 ये हमारे पास डाटा है, चलो 1 ले लेते हैं इसकी जगह, तो 1 3 5 7 11। मीन निकालते कैसे? सबको ऐड करके जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, मीन को एक्स बार बोलते हैं, तो ऐड करो 1 और 3 4, 4 और 5 4 5 9, 9 और 7 9 7 16 और 11, 16 और 11 27, इतना ही होता होगा, 18 23 27, एक 5 ये नंबर है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 जा 25, बचेंगे 2, 0 उतारेंगे तो 4, फिर 5.4 आता है, ठीक है।
अब हम इस सबको तीन तीन बढ़ा देंगे, तो देखो तीन इसको बढ़ा दिया तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 14, ये हो गया सबको तीन तीन बढ़ा दिया 4 6 8 10 और 14। तो अब देखो ना सब निकाल लो 10 18 28 42, 42 बाई में आ गया 5, तो डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40, ठीक है, फिर से दो बचे तो 4 आ जाएगा, तो 8.4 आ गया। हमने 3 बढ़ाया था तो ये भी 3 बढ़ गया, डाटा में 3 बढ़ाया था तो ये भी 3 बढ़ गया। अगर मीन का क्वेश्चन है जितना डाटा वो आगे बढ़ाता है उतना ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है A girl calculate the winning probability of lottery is 0.08। एक लड़की है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.08। इफ 6000 टिकट वर सोल्ड, अगर 6000 टिकटें बिकी हैं, हाउ मेनी टिकट्स शी बॉट, उसने कितनी टिकट्स खरीदी हैं। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है कि एक लड़की है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी गिवन है पहले ही 0.08, ठीक है, और टोटल टिकट्स हैं 6000, तो ये नहीं बताना उसने खरीदी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, अगर वो ऐसे देता कि उसने 50 टिकट्स खरीदी हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या होता 50 बाई में टोटल 6000। अब उसने ये नहीं बता रखा कि उसने कितनी टिकटें खरीदी हैं, तो हम उसको मान लेंगे लेट सी वोट एक्स टिकट्स, उसने एक्स टिकट्स खरीदी हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक्स बाई में टोटल 6000 इज इक्वल टू में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.08। आगे समझ, तो यहाँ से इसका पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 100, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ गया 8/100 और ये 6000 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, तो 480 टिकट्स उसने बाई करी थी, तब उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है कितनी है 0.08। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन देखिए ये पूछ लेता है उसकी लॉसिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, लॉस होने की, उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जीतने की तो ये, लॉस होने की को लिखेंगे ई के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसको 1 में से माइनस करना होता है, 1 माइनस 0.8 तो आ जाएगा 0.92, ये लॉसिंग प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक बड़ा नंबर बताना है विच डिवाइड द 85 एंड 72 एंड लीव रिमाइंडर 1 एंड 2। क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर बताना है जो 85 और 72 को डिवाइड भी कर दे पूरा, और इसको जब डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर बचना चाहिए 1, और इसको जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 2। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो वो हमारे को ये रिमाइंडर देखना है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो जो रिमाइंडर है ना उसको पहले से ही माइनस कर दो, क्योंकि अगर रिमाइंडर हटा देंगे तो फिर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से रिमाइंडर हटा दिया तो आएगा 84, ठीक है, इसमें से रिमाइंडर हटाएंगे तो 70। अब ये दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 84 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से 7, 7 से 1, 70 के कर लेंगे, 2 से 35, फिर 5 से कर लेंगे 7, 7 से कर लेंगे 1। जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो दोनों में क्या क्या है, 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो एक तो आ गया 2, वहाँ 5 है, इधर 5 नहीं है, वहाँ 7 है, इधर भी 7 है, तो एक 7 आ गया, तो 2 इंटू 7 आ जाएगा 14। तो इनका जो एचसीएफ है वो 14 है। 14 एक ऐसा नंबर है जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसको जैसे डिवाइड करो, 14 6 होता है 84, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे
14 5 जो होता है 70, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, जो भी रिमाइंडर गिवन है उसको पहले से ही माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया, फिर उसका निकाल दो एचसीएफ, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये आपको याद रख के समझ में आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अ कोर्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी कोर्ड है ये भी मान लेते हैं, रेडियस इसकी 14, तो ऐसे इसकी रेडियस ड्रॉ करनी होती है दो, ये भी 14 ये भी 14, सब 10 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो फाइंड द माइनर एंड मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर सेक्टर निकालने हैं, ये चैप्टर 11 है, ठीक है। तो ये मान लो अगर O है, माइनर सेक्टर क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो एरिया होता है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है, ये बड़ा एंगल, ठीक है, तो निकाल लेंगे। थीटा कितना है 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी 14 इंटू 14, सोल्व कर देंगे, 7 टू 14, 10 से 10 कैंसिल, 6 6 36, 2 से कट कर देंगे इसको 3 पे, इसको 11 पे, तो ये हमारा आ गया 11 इंटू 2 22 और मल्टीप्लाई 14 टू 28, 2 कैरी 28 और 2 30, तो ये आ गया 308 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में लिख के आ सकते हो आप एग्जाम में। ये होता है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाई 360, तो 360, थीटा कितना हमारा वही 60 का बाई 360 पाई 22/7, आर है वही 14 इंटू 14, ठीक है। तो 360 में से 60, यहाँ पे 360 से 360 मत काट देना, गलत हो जाएगा, ये आ गया 300 बाई 360 मल्टीप्लाई में यहाँ 7 से 2 पे कट गया, ये आ गया, और 44 इंटू में 14, 10 से 10 कैंसिल, 6 से कट कर लेंगे, 6 5 36, 6 6 36, अब कट कर लो 2 से, ये 3 पे ये 22 पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 5 भी करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई 14, 14 0 0 और 1 पे 14 1 कैरी 14 और 50, ये आ गया 1540 बाई में 3 सेंटीमीटर। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करनी है, ये वाला और ये वाला, माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। थर्ड एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये वाली, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैव इक्वल रूट्स, क्या है इसके इक्वल रूट है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 इक्वल आ जाती है ना तो ये इक्वल रूट्स होते हैं। तो इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4ax, लास्ट में है 2a प्लस 1, तो ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा पूरा c। ये कैसे डिसाइड होता है, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो a होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो b होता है, और जो बिना x के वाला होता है वो होता है c, ठीक है।
तो ए की वैल्यू तो ए ही आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 4a, सी की वैल्यू आ जाएगी 2a+1। तो इस वाले फॉर्मूले में रख के इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पे यही है, सी की जगह पे 2a+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16a स्क्वायर, ये 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8a स्क्वायर, ये आ गया 4a, 4a की 2a की होगी 8a स्क्वायर और माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। हमारा आ गया 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो 8a स्क्वायर माइनस का 4a, इसमें से कॉमन निकालेंगे 4a कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट बच गया a+2। अब हमारी या तो ये इक्वेशन 0 होगी या ये, तो 4a को 0 इक्वल रखेंगे और a-2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से तो a आ गया 0/4, 0, यहाँ से आ गया a की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें समझने वाली बात ये थी, अगर किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो उसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल रख के उसको 0 के इक्वल सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें क्या होता है ए बी सी और यहाँ दे रखा है डी ई। ये वाली साइड है 1.5, ये वाली 3, 1.2, ये एक्स निकालना होता है, ठीक। इजी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसमें क्या कहता है, अगर डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये इक्वल रेशो होता है, मतलब ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू होता है ए ई अपॉन में ई सी। तो यहाँ से रख देंगे ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की 3, ए ई की 1.2 और ई सी की x, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं पहले, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 10 आ जाएगा, 10 × 3 हो गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 12, 10 × x, ठीक है। तो क्रॉस इसको कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 5 जा 5, 2 जा, इसको भी कट कर लो, 2 6 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है, ये आ गया 5x, 6 2 जा गया 12, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 12 बाई में 5, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4। इजी क्वेश्चन था, इसके बाई में ये, इसके बाई में ये और क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 9 से ही हमने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन हो। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लो ये जमीन है, इस पे एक टावर खड़ा है वर्टिकली, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच ए 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट क्या है, ये है, इससे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, वो 15 मीटर दूरी पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी, ये वाली निकालनी, इसको मैथ्स मान लेते, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना होता है, देखो हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें निकालना है परपेंडिकुलर और गिवन है बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है। तो p/b क्या होता है, 10 हमारा, 10 60, एंगल है 60 का। तो क्या होता है p b p h b, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो s sin c cos t tan, तो 10 p/b। तो p की वैल्यू हमें निकालनी हो, h मान रखी है, b की वैल्यू 15 और 10 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए टेबल से √3।
जो आ गया √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया, एच वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ टावर। अगर √3 की वैल्यू गिवन है, कई बार दे देता है क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे कुछ दे देता है, तो उसको यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आज के हमारे 14 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। ऐसे हम डेली, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसी हमारी जो सीरीज है वो लेके आते रहेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो सीबीएसई और एचबीएसई में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। एक तो डेली का रूटीन बना रहेगा और आप इन क्वेश्चंस को नोट कर दे जाओ ताकि रिवीजन करने में आसानी हो फिर बाद में। तो आज का इतना ही था हमारा सेशन 14 क्वेश्चंस का। आई होप आपको समझ आएंगे। अगर नहीं समझ आए तो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से ट्राई कर लेंगे। और हैव ए गुड डे एवरीवन, थैंक यू।